जग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दूधिया मशरूम की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अनुपजाऊ भूमियों का करें सुधार, पाएं फसलों से भरपूर पैदावार। अपने प्रदेश में दूधिया मशरूम का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और इससे कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिलता है। इसीलिए किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ अब मशरूम उत्पादन भी करने लगे हैं। किसान भाइयों, यूं तो मशरूम की विभिन्न प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन मौसम के अनुसार चयन किया जाता है। फिलहाल अभी दूधिया मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त समय है। ऐसे में यदि आप दूधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र कुदादा। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को दूधिया मशरूम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको धान पुआल के चयन कर लेना होगा, इसका बिचाली को चयन कर लेना होगा, माध्यम को चयन कर लेना होगा। ये उसका ज़्यादा भिंगा हुआ भी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, सूखा हुआ होनी चाहिए। इसको 1 से 1.5 इंच साइज में काट लें। काटने के लिए भी जैसे हमारे यहाँ तो मशीन से काटी जाती है, लेकिन जैसे जिसके पास मशीन नहीं है तो हाथ वाला जो मशीन है उससे भी काट सकते हैं। काटने के बाद फिर हम लोग स्लाइस कर लेते हैं, बीज संक्रमित कर लेते हैं। बीज संक्रमित करने के लिए भी 2 विधियां हैं। एक तो उबाल करके कर सकते हैं, या अगर मान लिया हम ज़्यादा बैग बना रहे हैं तो केमिकल रसायन विधि द्वारा हम लोग इसका स्लाइस करते हैं, बीज संक्रमित करते हैं। और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% बाविस्टिन के घोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दे। ये लीटर जो ये पानी जो है ना 100 लीटर पानी है, करीब 10 से 12 केजी चॉप्ड स्टो जो कटा हुआ कुट्टी के लिए उपयुक्त है। तो ये सब प्रक्रिया जो है ना शाम में ही हम लोग करते हैं। छोड़ने के बाद फिर सवेरे पानी नितार करके उसको कोई पक्का पर्स हो या कोई, क्योंकि पक्का पर्स नहीं है तो आजकल तो पॉलीथीन का प्लास्टिक का पॉलीथीन का शीट बहुत जगह मिलती है, उसी में आप उसको ले करके उसमें पतली ताप में फैला करके सुखा दीजिए। चलाने के बाद बीच में आपको इसका टेस्ट कर लेना होगा, चेक कर लेना होगा इसमें नमी बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा सूख तो नहीं गया। तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी ले करके दबाइए। दबाने के बाद फिर आपको हथेली में आपको नमी का एहसास होने तक ये आपको सुखाना है। केसिंग मिश्रण केसिंग करने के 1 सप्ताह पहले तैयार करते हैं।
केसिंग मिश्रण तैयार करने के लिए 3 से 4 भाग दोमट मिट्टी व 1 से 4 भाग बालू मिट्टी को मिलाएं। अब इस मिश्रण के वजन का 10% चाक पाउडर मिलाएं और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। और जहाँ पर आप बिजाई करेंगे उस स्थान को भी आप साफ सुथरा कर लीजिए। जैसे पक्का पर्स में आप साफ सुथरा कर रहे हैं या पॉलीथीन में ही आप स्पोनिंग कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, उस स्थान को भी आपको साफ कर लीजिए। तो चूँकि पीपीपी बैग अलग अलग साइज़ का आकार का रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 60 × 40 सेंटीमीटर साइज़ का आकार का हम लोग पीपीपी बैग हम लोग यहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो इससे छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, तो हम लोग मीडियम साइज़ का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैंने फिर हम लोग क्या करेंगे, हाफ मुट्ठी लेकर के इसमें स्पून लेकर के इसमें नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो स्लाइस कुट्टी है उसको भरते जाते हैं। भरने के बाद फिर मैं आपको 5-6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिए, 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम लोग भर दिए। भरने के बाद फिर हल्का हल्का दबाना है और किनारे किनारे थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं। उसके बाद एक मुट्ठी लेकर के किनारे उसी गड्ढा में गिराते जाते हैं। उसके बाद बीच में भी थोड़ी सी स्पून हम लोग बिखेर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भर देते हैं कुट्टी को। इस तरह से आपका 5-6 लेयर बन जाता है। लास्ट लेयर में पूरी सतह में मशरूम को हमने स्पून को बिखेर देते हैं और एक मुट्ठी कुट्टी लेकर के इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको बंद करने का ये तरीका है, दोनों हाथों से समेटते हुए मुंह को खुला रखते हुए थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे ताकि एयर निकल जाए, यानी कि हवा जो भी अंदर है वो निकल जाएगा। इस तरह से आपने बंद कर दिए। ऊपर से टाइट से बांध दीजिए, रबर बैंड से बांध देने के बाद फिर आपका अब तो दोनों तरफ ऊपर भी बंद हो गया, नीचे भी बंद होगा। हम ऐसे रखेंगे तो फिर मैंने आपका सब फंगस वगैरह सब मर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर एरेशन करने के लिए हवा आने जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छेदा कर देते हैं। लकड़ी का नुकीला भाग लेकर के उससे हम छेद कर देते हैं। ऊपर और साइड में 15-20 जगह छेदा कर देते हैं। और चूँकि जैसे 18 से 20 दिन में माइसीलियम पूरी तरह से इसमें फैल जाता है, चिपक जाएगा। 18 से 20 दिन में माइसीलियम कंप्लीट हो जाएगा पूरी कुट्टी में। केसिंग करने के 24 घंटे पूर्व ही केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन हटाएं और मिश्रण को बेलचे से उलट पलट दें ताकि फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। इस प्रकार तैयार केसिंग मिश्रण की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत बीज फैले हुए बैग के मुंह को खोलकर सतह को चौरस कर बिछा देते हैं। इस दौरान तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 80 से 90% बनाए रखते हैं। लगभग 10 से 12 दिनों में कवक जाल यानी बीज के तंतु केसिंग मिश्रण में फैल जाते हैं। यह आपको केसिंग मिश्रण तैयार हो गया। तैयार होने के बाद फिर आप इसको जो आपका कटा हुआ है बैग उसके ऊपर उसको समतल करके थोड़ा सा क्रॉच करके उसको समतल करके इसके ऊपर केसिंग मिश्रण को हम लोग केसिंग मिश्रण का परत जो है ना उसको बिछा देते हैं। इसका भी कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटाई तक होनी चाहिए। समान रूप से हम लोग इसको बिछा देते हैं, क्योंकि उस दिन तो फिर हम लोग दूसरे दिन से हम लोग पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसके जैसे हमने ये रख दिए, ये उसका रखने के बाद फिर केसिंग मिश्रण डालने के बाद फिर आपको प्रोडक्शन हॉल में रखना है, जहाँ पर पानी का छिड़काव होता है, पानी का फुहारा दिया जाता है। इस तरह से हमने रखने के लिए वहाँ पर प्रोडक्शन हॉल में हम लोग रख देते हैं। प्रोडक्शन हॉल में भी आपका बांस का रैक भी रख सकते हैं, या आपका हैंगिंग सिस्टम या हमने टांग सकते हैं, या रैक में रख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको अपनी सुविधानुसार रैक, बांस का रैक भी बना सकते हैं, जो हमने कम कीमत पर, कम लागत पर आपको हमने ये होगी। और तोड़ने का भी ये पर्पस, तोड़ने का भी एक तरीका है। जैसे उसको पकड़ा करके थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए, घुमाने के बाद उसको पूरी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद जहाँ से निकला वहाँ फिर केसिंग सोल से उसको ढक दीजिए, उसका बिछा दीजिए। इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद फिर इसको हमने इसका जो भी स्ट्रॉ लगा हुआ है नीचे बॉटम में, उसको हमने छांट करके फिर आप इसको बाज़ार में बेच सकते हैं, क्योंकि इसका भी डिमांड काफ़ी है आज का डेट में। मशरूम कोई आज नई चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उत्पादन कर ही रहे हैं। और जैसे एक बैग से करीब 1 से 1.5 kg मशरूम उत्पादन होता है। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
भारत में कुल भूमि का क्षेत्रफल करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें खेती करीब 144 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जबकि लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर है। इसे सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं असिंचित और डूब से प्रभावित जमीन को भी खेती योग्य बनाया जा रहा है। इसके साथ ही देश में करीब 71 लाख हेक्टेयर एरिया में फैली मिट्टी ऊसरता से प्रभावित है, जिसकी औसत पैदावार बहुत ही कम है और इस प्रकार की भूमि में उत्तम बीज, खाद, सिंचाई तथा फसलों की पूरी देखरेख के बावजूद भी फसल से अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। अगर किसान ऊसर भूमि का सुधार कर खेती करे तो भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान अपने स्तर पर कैसे करें ऊसर भूमि में सुधार, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर DS बुंदेला। किसान भाइयों, आज देश के बहुत से भागों में उपजाऊ मिट्टी लगातार बंजर हो रही है और मिट्टी के गुणों में कमी आने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है। ऐसी मृदाओं में किसान फसलों को नहीं उगा सकते हैं और यदि किसान फसलें ही नहीं उगा पाएंगे तो देश में खाद्यान्न की कमी होना लाजमी है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि हम अपनी खराब मृदाओं को सुधार कर कैसे फसलों को उगाएं। सबसे पहले ये जो लवणीय सेमग्रस्त जमीन कैसे बनती है उसके बारे में मैं विशेषकर बताऊंगा कि जहाँ पे भी नहर सिंचाई योजना से सिंचाई दी गई है, इसमें जल प्रबंधन पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि काफ़ी वृद्धि हुई है। जो जमीनें ये बनी हुई है ये आदमी की गलती से बनी है, ये जल प्रबंधन की कमी से बनी है। तो इनका क्या है, इलाज भी बहुत आसान भी है और संभव भी है। किसान भाइयों, आज अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और रिपोर्ट के अनुसार फसलों का चयन कर खेती करें तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मृदा pH पर। जिस मृदा का pH मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, और जिस भूमि का pH 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है, और जिस मृदा का pH 7 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवणीय होती है, और जिस भूमि का pH 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। क्षारीय भूमि उस मिट्टी को कहते हैं जिनका pH मान 8.5 से अधिक होता है। क्षारीय और लवणीय भूमि उस प्रकार की भूमि को कहते हैं जिसमें क्षार तथा लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु वाले स्थानों में यह लवण श्वेत या भूरे श्वेत रंग के रूप में भूमि पर जमा हो जाते हैं। यह भूमि पूर्णतया अनुपजाऊ और ऊसर होती है और इसमें शुष्क ऋतु में कुछ लवण प्रिय पौधों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती है। लवणीय और क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लवणों का अनुपात अधिक होता है। लवणीय क्षारीय मृदा को जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। ये तो जल प्रबंधन और जल निकास प्रबंधन की कमी से बनती हैं कि हम पानी जो सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा लाए गए हैं उनमें लवण होता है और लवण का एक विशेषकर प्रबंधन करना पड़ता है ताकि वो लवण जो है वो जमीन में इकट्ठा ना हो सके। और ज़्यादा सिंचाई के द्वारा ये जो खारा जमीन का भूजल था वो 1.5 मीटर से ऊपर आ गया है, उसकी वजह से ये जमीन बनी है। लेकिन इसके रोकने के लिए बहुत अच्छी तकनीकी CSSRI ने डेवलप कर रखी है, वो सबसरफेस ड्रेनेज है, उसको लगाकर राज्य सरकार के साथ में किसान फायदा ले सकते हैं और जमीन ठीक कर सकते हैं। वह मृदा जिसकी pH मान 4 से 6.5 होती है उसे अम्लीय भूमि भी कहते हैं। किसान भाइयों, अम्लीय भूमि का pH मान उदासीन स्तर पर पहुंचाने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। इसे बुआई से पहले बिखेर कर खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसका असर 4 से 5 साल तक जमीन में रहता है। इसके अलावा आसानी से उपलब्ध बेसिक स्लैग, प्रेस मड, लाइम का प्रयोग करके अम्लीय भूमि को सुधार कर पैदावार बढ़ा सकते हैं। खेत में कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करें।
खेत में उचित जल निकास का प्रबंध करें। फसल की आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें। अम्लता सहन करने वाली फसलें उगाएं। सबसे पहला तरीका होता है कि इनको बनने से रोका जाए। उसके लिए ये है कि हम जो जल प्रबंधन करते हैं उसमें जितना फसल को जल की जरूरत है उतना ही देना है, क्योंकि पानी के साथ साथ लवण आते हैं, लवण को निकालना ही पड़ता, वो एक ही जरिया है। तो इसका तरीका ये होता है कि एक तो उचित मात्रा में जितना जल की जरूरत है फसल के लिए उतना ही लगाएं। दूसरा साथ साथ ये है, यदि आपकी जमीन सेमग्रस्त और लवण ग्रस्त हो गई है तो उसके लिए राज्य सरकार की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत सब सरफेस ड्रेनेज परियोजना लगाई जा सकती है, जिसमें जो लवण है और जो सेमग्रस्त पानी है उसको निकालकर पानी को 2 मीटर के नीचे रखा जा सकता है और उससे जो आपकी जमीन सुधार होगी उसमें 60 से 120% तक आपकी उपज में वृद्धि होगी, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें आप कई तरह की फसल ले सकते हैं और जो वहाँ का वाटर टेबल है वो 2 मीटर से नीचे हमेशा के लिए रहेगा। तो इससे इस तरह से किसान इसका फायदा ले सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली किसान भाइयों, डेयरी व्यवसाय अधिक आय देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय की सफलता मौसम के अनुरूप इनके प्रबंधन पर ही टिकी है। जैसा अभी प्रदेश के वातावरण में तेजी से बदलाव हो रहा है, ऐसे में पशुओं को लू लग जाना आमतौर पर देखा जाता है। अगर किसान समय रहते इसका सही तरीके से उपचार नहीं करते हैं तो पशु की जान भी जा सकती है। इसीलिए किसान पशुओं को लू लगने से कैसे बचाएं, तो उसका उपचार कैसे करें, जानते हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार से। जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और गर्मी अपने प्रकोप में है और इस समय पशुओं में लू लगने की बहुत बड़ी समस्या होती है। लू मुख्यतः लगता है 2 मुख्य कारणों से। एक तो कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो बाहर का वातावरण का, दूसरा है कि जिस बाड़ी या घर में रहना उसमें नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो दोनों ही रूप में पशुओं को लू लगने की समस्या हो सकती है। अधिक गर्म समय में लू लगने के कारण पशु को तेज बुखार आ जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। पशुओं को आहार लेने में अरुचि, हाफना, मुंह से जीभ बाहर निकलना, मुंह के आसपास झाग आ जाना, आंख व नाक का लाल होना, नाक से खून बहना, पतला दस्त होना, उसकी हृदय की धड़कन तेज होना आदि लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। लू से ग्रस्त पशु सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है। शुरू में पशु की श्वसन गति एवं नाड़ी गति तेज हो जाती है। पशुपालक के समय पर ध्यान नहीं देने से पशु की श्वसन गति धीरे धीरे कम होने लगती है एवं पशु चक्कर खाकर बेहोशी की दशा में ही मर जाता है। तो इसके उपाय के लिए चाहिए कि हमें तुरंत उसे खुले हवादार बने। उसके लिए जो पशु का जो घर है उसके अंदर उसके लिए कि ठंडी हवा आनी चाहिए, हवा का सही प्रभाव होना चाहिए। दूसरा कि इसको पानी की प्रचुर मात्रा मिलनी चाहिए, ठंडे पानी का और नियमित ठंडा पानी मिलना चाहिए। उसके अलावा चाहिए कि उसे बर्फ छटवाया जाए अपने अनुसार, फार्म के अनुसार। पंखे, कूलर या फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं पशुपालक भाई, जिससे कि बाड़े के अंदर का तापमान को कम किया जा सके। उसके अलावा है कि घरेलू उपचार में, प्राथमिक उपचार में वो क्या कर सकते हैं कि आम के पन्ने का रस पिला सकते हैं और कच्चे आम को पका के उसके शरीर पर लेप लगा के उससे नहलाने पर लू में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऐसे भी आमतौर पर गर्मियों में पशुओं को कम से कम 1 से 2 बार नहलाना ही चाहिए। उसमें मेल हमको ध्यान रखना है कि पशु का तापमान कम होना है कि लू लगने पर शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाती है। तापमान अधिक होने पर पशुओं में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। बचाव के लिए पशु आवास को इस प्रकार बनाएं कि सभी जानवरों के लिए उचित स्थान हो ताकि हवा को आने जाने के लिए जगह मिले। ध्यान रहे कि शेड खुला हवादार हो। लू लगने पर पशु को ठंडे स्थान पर बांधें तथा माथे पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टियां बांधें, जिससे पशुओं को तुरंत आराम मिले।
जो हमारे दुधारू पशु है उनको लू से बचाने के लिए 9-10 बजे के बाद जानवर को हमेशा ठंडी हवा, ठंडी जो क्या छायादार है जगह उस जगह पर रखा जाए, या तो बाड़े के अंदर रखा जाए या फिर जो घने वृक्ष है उसके नीचे रखे जाए। उसके लिए है कि हम जो बाड़े के दरवाजे और खिड़कियां हैं टाट की या जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट धूप ना आए और उस बोरी को गीला रखना चाहिए ताकि जो हवा जब अंदर आए तो ठंडी हवा बाड़ी के अंदर आए। धूप में जानवर को रख के ना नहलाएं, लू लगने लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को धूप में ना नहलाएं। मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक उनके आवास में पंखे, कूलर और फव्वारा सिस्टम लगा सकते हैं। दिन के समय में पशुओं को अंदर बांधकर रखें। लू की लपेट में आने और ठीक नहीं होने पर पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। पशुओं को इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में घोलकर दें। अगर हम अपने पशुओं को देख रहे कि उसमें लू लगे तो उस स्थिति में चाहिए कि प्राथमिक उपचार के बाद हमें जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करके प्रॉपर इलाज करवाना, जो सही इलाज है वो करवाना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में शरीर का तापमान, शरीर में पानी की नमी बहुत ज्यादा घट जाती है, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज IV चढ़ाना पड़ता है। तो और भी बाकी जो भी और भी दूसरे लक्षण जो उभरते हैं पशुओं में उसका भी सही इलाज करवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों के लिए जरूरी है कि लू लगने की स्थिति में वो अपने नजदीक के पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव राजौली, जिला मधुबनी के किसान अमरेंद्र कुमार ने। आप नींबू में उल्टा सूखा रोग के रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो अमरेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये नींबू में जो सबसे बड़ी समस्या है जो अक्सर देखने को मिलती है उसको डाई बैग बोलते हैं। डाई बैग इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष मरण। इसमें पौधे हमारे जो ऊपर से नीचे की तरफ मरना शुरू करते हैं, लेकिन ये क्लासिकल एग्जाम्पल इसका वो नींबू है। नींबू में क्या है कि हमारे पौधे बहुत जल्दी मरना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या ऊपर से नीचे की तरफ सूखने की बीमारी है। नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। तो इसमें किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं इस बीमारी के प्रबंधन के लिए, तो अत्यावश्यक ये है कि आपके टहनियां नींबू की टहनियां जहां तक सूखी हैं, आप उसके नीचे आइए, उसके स्वस्थ हिस्से को लेते हुए तेज चाकू या सिकेटियर से काटिए। तेज चाकू और सिकेटियर से वहां तक काटिए जहां से कि हमारी स्वस्थ टिश्यू शुरू हो जा रही है। इसके बाद इन जितनी रोगग्रस्त टहनियां हैं इनको आप खेत के बाहर ले जाइए। खेत के बाहर ले जाके काट के और जला दीजिए। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आप अनिवार्यतः जिस दिन कटाई करते हैं उसी दिन आपको एक फफूंदनाशक आता है जिसका नाम है साफ। उस फफूंदनाशक की 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।